दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसमें अगर देखें तो ये वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने समहाउ पहले भी पढ़े होते हैं। बस मैं इसको आपको क्विक रिव्यू करवाऊंगा कि ये सारी चीजें आज हम ये देखेंगे। इसमें ये कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्ब लॉ। ये सारी चीजें हम आज क्विकली रिव्यू करेंगे। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड प्रोसीड टू द मेन टॉपिक। तो अब देखें, इसमें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पढ़ी भी नहीं है, तो इट्स अ क्विक रिव्यू। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, आप में से अक्सर आप सब बल्कि सभी जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आपके सामने स्लाइड खुली हुई है और ये इसमें मैंने 3 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं इसके हवाले से। तो अगर आप इसको देखें तो ऐसी सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक अगेन इट्स अ फोर्स, ठीक है, जो कि क्या करती है कि जो भी सर्किल में रोटेटिंग एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसकी मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा रियल लाइफ एग्जांपल में, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रोटेशन में है, एंड इट इज मेंटेनिंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी वो ऐसा क्लोज पाथ है, सर्कुलर पाथ है जिसमें वो मूव करता है, तो हम कहते हैं ये कि देयर इज अ फोर्स which continuously acting on that object, जो कि रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सम, यानी रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, और देयर मस्ट बी सम पॉइंट व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो जनरली होता ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है जो एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी इमेजिन करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि, बल्कि आप सोलर सिस्टम की एग्जांपल ले लें, तो सोलर सिस्टम में जो अर्थ और जमीन है, यानी जमीन और सूरज, हम कहते हैं कि बेसिकली हमारी अर्थ होती है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो उसमें क्या है कि ये जो हमारी अर्थ जो एक स्पेसिफिक यानी कि मेंटेन कर रही है पाथ को, सर्कुलर पाथ को अराउंड द सन। तो एक जनरल फेनोमेना या कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे जो कि रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, उससे लेकर टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, यानी जहां पर उसका सेंटर होगा सर्कल का, तो एक फोर्स ऑफ, एक देयर इज अ फोर्स होती है जो उसको अपनी तरफ पुल कर रही होती है, ठीक है, यानी एक पुलिंग फोर्स होती है, यानी पुलिंग मतलब होता है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इससे हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल का मैं बताऊं, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, यानी ऐसी चीज जो कि सेंटर की तरफ सीक, सेंटर को सीक करती हो, ठीक है, उसकी तरफ मूव करना चाह रही हो। तो इस ये जो सेंट्रीपिटल का वर्ड है इसका मतलब होता है सेंट्रल सीकिंग, ठीक है। तो इसलिए एक फोर्स होगी जो कि सेंटर ऑफ द सर्किल तरफ उसका एक्ट करेगी। और जैसे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन में, तो इसका, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अर्थ की एग्जांपल दी, अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है ना, आप सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? देखिए सेंट्रीपिट, अभी उस पे भी जाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल पे भी जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, दोनों पे जाएंगे। वैसे नॉर्मली ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। जी हाँ, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। और सर्कुलर मूवमेंट में ये दोनों चीजें आप फेस करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं। अभी उस पर भी आ रहा हूँ, दोनों फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, नेचुरली। लेकिन समटाइम हम ये भी कहते हैं कि देखिए मैं वो फ्रैंकली बताऊं, समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिकली एक फिक्टिशियस फोर्स है, वो कोई रियल फोर्स नहीं है। रियल फोर्स होती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये भी कहा जाता है, ये आपको लिटरेचर में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं अभी दोनों का आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ। तो एक तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ये फोर्स तब एग्जिस्ट करेगी जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर उसमें क्या कहते हैं, उसमें कर्वलीनियर जो होता है, कर्वलीनियर पाथ जो होता है, उसमें अगर वो मूव करेगा, तो ये नेचुरली अकरिंग एक फोर्स होगी जो कि कोशिश करती है कि उस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल जो है उसको अट्रैक्ट करे। यानी ये फोर्स जो है ये पुलिंग फोर्स होती है, पुल करती है, पुश नहीं करती, ठीक है। तो अच्छा, इस दूसरी बात ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, चेंज भी कर रहा है अपनी डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों वेरिएबल, सर्कुलर पाथ में आप अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज कर रहे होते हैं, आप तभी तो गोल घूम रहे हैं आप। अच्छा, इसका मतलब होता है आप कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन कंटीन्यूअसली इन अ सर्कुलर पाथ मींस यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग। अभी ये भी बताऊंगा ये कैसे। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका कहा यह जाता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना ऑब्जेक्ट की, जो कि सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी डेरिवेशन आगे बताऊंगा मैथमेटिकली कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, लेकिन न्यूटन का आपको सेकंड लॉ पता है, जिसमें से बताया कि फोर्स एक्चुअली किसके बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ में, तो कहता है ये फाउंड किया गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो किस तरह एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल में। अच्छा, ये तो आपको मैंने सेंटीमीटर फोर्स, अब ये इसकी जो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है वो ये है, ठीक है। दिस इज द डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन। कि देखिए आपके सामने एक सपोज के एक एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और ये जो आपको ग्रीन एक ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली मूव कर रहा है। तो और उसका एक सर्टेन डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, लेट्स सपोज, ठीक है। और आपका जो रोटेशन एक्सिस बनेगा वो किस तरह, इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज उसका रोटेशन एक्सिस बनता है, लाइक दिस। तो इफ यू आर मूविंग दिस वे, लाइक अगर आप इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो वो कहता ही है कि इसमें आपके पास जो आपके जो ऑब्जेक्ट से लेकर, यानी जिस पाथ पे आप मूव कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट से लेकर उस सर्किल का सेंटर जो है, ये इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगी ऑफ दिस सर्किल। और इससे वो कह रहे हैं दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था, अभी आपको बताया सेंट्रीपिटल मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ठीक है। जो सेंटर सीकिंग मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। और ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी एक तो पॉइंट ऑफ सेंटर है और एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, इसे हम कहते हैं दैट इज द रेडियस। ये आपका जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल में रेडियस होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। और जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो बेसिकली उसकी ये डायरेक्शन है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर इमेजिन करें, यहाँ पे अगर इसकी सडन वेलोसिटी होगी, अगर ये हम इसकी वेलोसिटी को देखें, तो अगर हम इसको यहाँ पे फ्रीली छोड़ दें, अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट ना करे, तो ये डेफिनेट जिस वेलोसिटी में उस वेलोसिटी स्ट्रेट निकल जाएगा ऐसा। तो ये एरो जो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, इसलिए ये इट विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, rather it will keep changing its direction in this circular way like this. तो ये जो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं, ये बराबर होता है m टाइम्स v स्क्वायर अपॉन r। इसमें अच्छा एफ सी यानी सबस्क्रिप्ट में c लिखा हुआ है, तो ये फोर्स ऑफ कोर्स होता है। और आपको पता है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, ठीक है। वो बताता है कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे मतलब बनाते हैं। लेकिन चूंकि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स बराबर है m टाइम्स a, तो यहाँ मास होगा और a एक्सेलरेशन बराबर किसका होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है यानी कि v अपॉन r, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है v स्क्वायर अपॉन r। तो इसमें बताता ये है कि इसमें fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, m हमारे पास मास है, v वेलोसिटी होगी और r रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना, इसलिए यहाँ पे रेडियस आएगा। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा आगे और एक्सप्लेन भी किया हुआ यहाँ पे कि ये जो हमारे पास यानी कैलकुलेशन जो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो वो प्रोडक्ट होता है मास का। एक्चुअल में तो इक्वेशन ये है, F इज इक्वल टू m अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया मास का और टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, यानी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय द रेडियस मीटर एज गिवन बिलो। दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने जहन में रखना है इसका फॉर्मूला, ये इसके बराबर है। और इसमें फिर जो चीजें सारी बता दी कि एम एफ क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है, ए सी जब मैंने यहाँ लिखा था ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एम क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v है, और r इज द रेडियस है। बस ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब है क्या, और ये कब एग्जिस्ट करती है, और मैथमेटिकली आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये है, ये आपने जहन में रखना है। और इसके जितने वेरिएबल्स ये गिवन है इसका भी आपको पता होना चाहिए।
और यूजुअली आपको वो यूनिट्स भी पता होने चाहिए जिन यूनिट्स में आपको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मास जो है आप किलोग्राम्स में लिखते हैं, एंड जैसे वेलोसिटी होगी वो मीटर पर सेकंड होती है, और ये चूंकि स्क्वायर हुआ तो इसलिए स्क्वायर लिखा हुआ है, और रेडियस आपका मीटर्स में आप लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के पर्सपेक्टिव से, और ये आपको फॉर्मूला थोड़ा नजर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया सब चीजें। दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब इसके जो अपोजिट फोर्स होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी अभी बात होती है सेंट्रीफ्यूगल की भी। तो एक होता है कि जब आपने भी देखिए अक्सर फील किया होगा अपनी लाइफ में, इमेजिन करें आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आपने किसी सर्कुलर, कोई आया रोड आता है, समटाइम जब हम किसी ब्रिज पे चढ़, आप किसी मेन लेट सपोज रोड पर हैं और वहां से कहीं कनेक्टिंग आता है, कोई काइंड ऑफ ब्रिज आता है, तो वो ब्रिज होता है वो सर्कल में घूमता है। अगर आप कभी इमेजिन करें, अगर आप उस सर्कुलर पे जब चढ़ते हैं, ब्रिज पे चढ़ेंगे उस कर्व रोड से, और अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी ना, तो आपको नेचुरली ना एक पुशिंग फोर्स फील होती है, ठीक है। आपको नेचुरली एक पुशिंग फोर्स फील होती है, ठीक है। ये आप में से अक्सर लोगों ने जो गाड़ियां चलाते हैं, और स्पेशली वो लोग जो स्पीड में चलाते हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी फॉर एग्जांपल, हाँ इनर्शिया भी होता है, ठीक है। इनर्शिया भी इससे रिलेटेड है, मैं बताऊं आपको, इनर्शिया भी इससे रिलेटेड है। तो अभी आपको बताता हूं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये गाड़ियों में आपको अक्सर फील आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे कर्व पाथ पे, कर्व रोड्स जो होते हैं, वहां आपको बड़ी फील होती है। आप बैठे होंगे ना कि एक सीट पे बैठे हैं, जैसी गाड़ी आप जोर से किसी कर्व पाथ घुमाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको पुश किया है, आप डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो इसमें ये लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, कि जो ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स, यानी एक पुशिंग फोर्स होती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स होती है किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से, और स्पीड ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करती है। यानी ये तीन चीजें हैं आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से, और स्पीड ऑफ रोटेशन। अभी आपको मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये स्पीड ऑफ रोटेशन भी काउंट करती है, उस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, तो वो कहता है कि जो फोर्स ऑफ मूवमेंट होगी ना, फोर्स ऑफ मूवमेंट और जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विल बी ग्रेटर होगा, अगर उसका मास ज्यादा हुआ तो। यानी फोर्स ऑफ मूवमेंट एंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी। इस तरह कहते हैं अगर डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से, तब भी वो कहता है कि आपका जो फोर्स ऑफ मूवमेंट होगा वो विल बी मोर होगा। यानी कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो फार है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो द फोर्स ऑफ मूवमेंट विल बी मोर। अब ये मूवमेंट ऑफ फोर्स मैं आपको बताऊंगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, अभी आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा ये। लेकिन फिलहाल कहने का मकसद ये है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का ताल्लुक बेसिकली आपके सर्कुलर से पाथ से होता है, ठीक है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल तो बता दी, अर्थ इटसेल्फ एक एग्जांपल है। दूसरी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, वो भी, उनमें भी ये चीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है। कि वो क्यों अपनी एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी मेंटेन करते हैं, और क्यों नहीं उस बेसिकली उस कर्व पास से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि वहां पर भी दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है, एक सेंट्रीपिटल होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल होती है। और इस तरह से चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पाथ को या अपने एक सर्टेन डिस्टेंस को अराउंड द अर्थ मेंटेन करता रहता है। नेचुरली अकरिंग में तो हमारे पास सोलर सिस्टम इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ है, इस कांस्टेंट है, और अर्थ अपनी जो पाथ है अराउंड द सन वो मेंटेन कर रहा है। वो मेंटेनेंस इसलिए है कि इसके अराउंड जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो बैलेंस करती है अपने आप को, तो इसलिए ये अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट नहीं करता, ठीक है, यानी डेविएट नहीं करता। तो इसकी एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल लेट्स लेट्स सपोज हियर, ये देखिए अभी आप, तो जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी मैंने बताई आपको, तो इसमें जो डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है जहाँ पे गाड़ी चल रही है। तो जो एक, अगर लेट्स सपोज इसका कोई सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, तो अगर आपकी गाड़ी इस एट दिस डिस्टेंस पे है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है वो भी इसी के बराबर होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ फोर्स।
और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इट शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि इवेंचुअली इसी mv² r के बराबर आ जाती है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक हियर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो कार की एग्जांपल थी। अब इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन जो है ना वो बेसिकली आउटवर्ड है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि आप में से आई डोंट नो कितनों ने ये रियल लाइफ में ये बॉल मतलब स्विंग की कराते हैं। तो इसमें जो आपके पास जो इस तरह की ये जो बॉल है, अगर एक सर्टेन डिस्टेंस आपके साथ रहेगी, आपने इसको होल्ड किया हुआ है थ्रू दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग, तो ये जो रोटेट करती है एक सर्कुलर पाथ में, तो आप इस बॉल के ऊपर भी एक फोर्स ऐड करती है जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन वही अगेन यहाँ से आउटवर्ड होती है, ठीक है। एक तरफ आपने इसको पकड़ा हुआ है अपने इस हाथ से इस स्ट्रिंग को, और उसकी वजह से एक टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, और फिर आप इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस। ये आपने अक्सर देखा होगा एथलीट्स जो कि स्पोर्ट्स करते हैं, वो इस किस्म का गेम खेलते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप डायरेक्शन देखें फोर्स की। अच्छा, इसमें एक चीज और भी बताई गई है कि चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसका एक एक वेट भी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इस वक्त जो फोर्स ऐड कर रही है, एक तो चूंकि सर्कुलर पाथ में आपने इसको स्विंग किया हुआ है, मूव कर रहे हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूसरा ये एक डाउनवर्ड फोर्स है जिसको बताया दैट्स इज एम जी। एम जी क्या है जी, हाँ बताएं। देखिए यस, एग्जिस्ट तो करती है, देखिए एग्जिस्ट करती है, बट काइंड ऑफ, अब ये भी देखें, ये भी एक डिबेट है। एग्जिस्ट तो करते हैं क्योंकि ये हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रियल लाइफ में ना। क्या हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये कि कई जगह पे लिखा हुआ है कि ये इसको कई आप किताबें पढ़ेंगे, कहीं पे तो लिखा है कि ये एक फिक्टिशियस काइंड ऑफ फोर्स है। फिक्टिशियस का मतलब ये होता है कि एक काइंड ऑफ कह लें कि वर्चुअल है, नॉट इन रियल, ठीक है। लेकिन हम एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम इसको हम एक्सपीरियंस तो करते हैं डेफिनेटली, सही है। तो लेकिन ये कि हाँ, इसकी एग्जिस्टेंस इनकार नहीं किया सकता। जी 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 जी, ऐसा ही है। अदरवाइज तो आपको ये फील ही नहीं होगी ना, देखें, अदरवाइज तो आपको ये फील नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके ऊपर एक रिएक्शन तो डेफिनेटली है ना। देखिए जब और दूसरा एक फैक्ट ये है कि न्यूटन लॉ कहता है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। अगर आप इनके मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो इनका फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है, इक्वेशन इनकी सेम है। तो दोनों फोर्सेस यूजुअली बराबर होती हैं, इसको हम इसी तरह सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और जनरली यस, दिस इज द रिएक्शन होता है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये उसका रिएक्शन ही है, ठीक है। और ये देखें, अभी इसके ऊपर तो ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते, क्योंकि अदरवाइज मैं आपको बताता कि जो ये सारी कैलकुलेशन की जाती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने के लिए इन दोनों को स्पेशली कंसिडर किया जाता है। इनकी इनकी क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जाहिर है उसमें इसका डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट के अपने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होती है। कितना डिस्टेंस होगा उसका सेंटर ऑफ द किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और उसको कितने डिस्टेंस पे आपने रोटेट करवाना है, उसका मास, उसका अपना मतलब मास कितना है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कैलकुलेशन के अंदर। देखिए फिलहाल टू कीप इट सिंपल, हमने सिर्फ ये देखना है कि सर्कुलर पाथ से ये दोनों चीजें एसोसिएट होती हैं, दोनों फोर्सेस, एक सेंट्रीपिटल है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, और इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला सेम होता है। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम समटाइम्स सेंट्रीफ्यूगल को नेगेटिव फोर्स लिख देते हैं, लाइक दिस। ये देखिए आप यहाँ पे अगेन ये क्या प्रोडक्ट ऑफ मास है, यानी मास एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस होता है मीटर्स एज गिवन हियर। बच्चे अपना कैमरा मत ऑन करें, अमीर हमजा अपना कैमरा मत ऑन करें। मुझे आपको फिर निकालना पड़ेगा, मैं बता दूं आपको। तो it is the product mass and tangential velocity is square divided by the radius as given below. So this is like this, fc is equal to minus mac, और ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ सिर्फ बताता है कि इसकी डायरेक्शन में से लिखा हुआ है कि बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन होगी विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अदरवाइज ये फोर्स आपको पता है नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नेगेटिव क्यों आ रही है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा,
और जनरली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम द सेंट्रीपिटल फोर्स हम ये साइन लगाते हैं, क्योंकि दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओनली दोनों सेम ही है। अच्छा, अगेन आप ये देखें यहाँ पर एफ सी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम अगेन ऑब्जेक्ट का मास होगा, और वी हमारे पास वेलोसिटी और आर रेडियस है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था एक क्विक रिव्यू सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का। अच्छा, मैंने आपको डायग्राम इसलिए दिखाई है ताकि यहाँ से पता लगे कि ये कैसे एक्ट करती हैं। जी, क्या कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगा ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिक्र ना करें। प्रॉब्लम जो करवाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यूजुअली हम लिखते भी नहीं है, ये पता है आपको, प्रॉब्लम्स में लिखते भी नहीं है, ये साइन नहीं लिखते उसके अंदर। आप देख लें, अक्सर इंटरनेट पे देख लीजिएगा, किताब देख लें, ये साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन रिलेशन विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये बात को लिख दिया था, लेकिन अक्सर आपको देखेंगे ये लिखा भी नहीं होगा साइन कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, एक तो हो गया ये दोनों फोर्सेस का। दूसरा आप चलते हैं क्विकली इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। ये भी देखिए, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली है हाई स्कूल में और अपने सेकेंडरी स्कूल में। तो एक तो पहले पता होना चाहिए मोशन होता है, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो लिखा है मोशन क्या है, इज द स्टेट ऑफ चेंज होती है इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। यानी वक्त के साथ साथ जो पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ चेंज है इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। ये हो गया मोशन, इसे दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द मोशन। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कराती है, बेसिकली हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी किसको कह रहे हैं, बेसिकली मोशन को कह रहे हैं। मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इन टर्म, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है। इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड। ये वो एस्पेक्ट्स हैं या वो पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्क्राइब। अभी मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली है क्या। हमने पढ़ी तो है इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहले हमने समझा कि मोशन इज बेसिकली किसको कहते हैं। तो मोशन इज द स्टेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है। और फिर ये डिफाइन क्या करती है इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये बेसिकली डिफाइन करती है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड। अच्छा, ये जो अब इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जो रिलेशन है ना बिटवीन दीज क्वांटिटीज, इसे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी इन क्वांटिटी जो हमने यहाँ मेंशन की हुई, इनके दरमियान जो रिलेशन है, जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज क्वांटिटीज, इसे एक्चुअली हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ यू नो व्हाट इज मोशन। मोशन पता लगे कि ये मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने दिखाया है इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो हमने देखा वो इन पांच, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स के उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इन क्वांटिटीज के बीच में, उससे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, जब ये समझ में आ गया, तो अब हमें यहाँ देखना है कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने से पहले मैं बता दूं कि इसको हम, एक चीज होती है लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के बाद हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहे हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ये चीज अप्लाई होगी इक्वेशन मोशन, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी। तो जो लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ से लग रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लॉ है, ठीक है, लॉज है। तो वो कहता है कि हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं ऑफ मोशन की, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दूसरी जगह ये सिर्फ अब तब अप्लाई कर सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और मोशन कैसे होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, हमारे पास ये टाइम, हमारे पास 1 मिनट रह गया, ये कभी भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा सेशन। तो हम वापस आएंगे और मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा प्लीज, ठीक है, आप लोगों ने जाना नहीं है। हम वापस आएंगे, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्शन। जब तक आप इसको पढ़ लें प्लीज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे वापस। इसको पढ़े अपने एंड पे।
अब वो है ना ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट। वैसे तो आप उसको लास्ट समझें क्योंकि नेक्स्ट में मैं आपको बेसिकली आई विल नॉट फोर्स यू पीपल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको